हेलो गाइस, आप देख रहे हैं डी स्टडी अड्डा चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ क्रिस्टल। इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से समझने के लिए इस थ्योरी का अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। इस थ्योरी को समझने के बाद ही आप लोग समझ पाएंगे कि सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए तो इस थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। इस थ्योरी को समझने से पहले हम एक दो टर्म्स समझेंगे, जैसे एटम, क्रिस्टल एंड एनर्जी बैंड। एटम की बात करें तो ये आप जानते भी होंगे, एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सेल्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन सेल्स में क्या करते हैं, यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं। अगर इंडिविजुअल एटम की बात करें तो इंडिविजुअल एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल होते हैं, जो एनर्जी स्टेट्स होती हैं, वो क्या होती हैं, वेल डिफाइंड होती हैं। तो जो एनर्जी स्टेट्स या एनर्जी लेवल होते हैं वो क्या होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। वेल डिफाइंड होते हैं या कह सकते हैं डिस्क्रीट इन नेचर। डिस्क्रीट इन नेचर। लेकिन जब हम एनर्जी बैंड थ्योरी किसके लिए पढ़ रहे हैं, क्रिस्टल के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहीं पर एनर्जी बैंड आप समझ सकते हैं। जो एनर्जी लेवल्स हैं अगर वो डिस्क्रीट इन नेचर हैं तो वो हमारे एनर्जी लेवल्स होंगे, एनर्जी स्टेट्स को। एनर्जी बैंड क्या होता है, हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। एक पर्टिकुलर रेंज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड। इसलिए एनर्जी बैंड रेंज पे आता है, रेंज होती है, जबकि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो उनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, यानी वो डिस्क्रीट इन नेचर होते हैं। जबकि एनर्जी बैंड हमारे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस इन नेचर। यानी इनका एक क्या होता है, पर्टिकुलर रीजन होता है। ये रीजन को डिफाइन करते हैं, जबकि एनर्जी लेवल्स हमारे क्या होते हैं, डिस्क्रीट इन नेचर होते हैं। तो क्रिस्टल आप सब लोग समझते हैं, क्रिस्टल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एटम्स। यानी इसमें क्या होता है, बहुत सारे एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, क्रिस्टल। अब जब ग्रुप ऑफ एटम्स होगा तो एटम्स क्या होंगे, एक दूसरे से बाइंड होंगे। यानी जो एटम्स हैं बाइंडिंग विद ईच अदर। अगर ये एंडम जो भी एटम्स हैं, अब ये जब बाइंडिंग है ईच अदर, तो कोई ना कोई इनके बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग फोर्स होगा। तो कोई बॉन्डिंग फोर्स होगा या कोई बॉन्डिंग होगी। ये क्रिस्टल्स के बीच में जो बॉन्डिंग हो सकती है वो तीन तरह से हो सकती है बॉन्डिंग। या तो वो कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी एटम्स के बीच में, या मेटालिक बॉन्डिंग होगी। क्या होगी, आयनिक बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग बेसिकली सेमीकंडक्टर। तो याद रखना, सेमीकंडक्टर में कोवैलेंट, मेटालिक मेटल बॉन्डिंग, कंडक्टर आयनिक इंसुलेटर। इंसुलेटर में ये बॉन्डिंग होती है। तो कोई भी क्रिस्टल है या तो सेमीकंडक्टर, मेटल या इंसुलेटर हो सकता है। तो हम क्रिस्टल को समझ रहे हैं। क्रिस्टल हमारा क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, जिसमें बहुत सारे एटम्स हमारे एक दूसरे से किसी ना किसी फोर्स से, अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होते हैं, वरना तो क्रिस्टल फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो इनके बीच में क्या होता है, कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होता है। जैसे इस तरह से कोई क्रिस्टल दिखाया है, इसमें क्या है, बहुत सारे एटम्स होते हैं। अब हमने एटम्स
अब जो इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, तो बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट करता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट पर्टिकुलर एटम करेगा, तो एटम में कौन पार्टिसिपेट करता है? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन प्रोटॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो केवल कौन करता है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट? इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स भी कौन से करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सेल के। इलेक्ट्रॉन्स भी कौन से? एक्सटर्नल सेल। जो एक्सटर्नल सेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो एक्सटर्नल सेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? बॉन्डिंग में। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। होता क्या है, जैसे 2 एटम्स हैं, तो उनके जो एक्सटर्नल सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, तभी तो बॉन्डिंग होगी, या किसी और तरह से बॉन्डिंग होगी। तो उन दोनों जो भी हमारे एक्सटर्नल सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, उनके एनर्जी लेवल्स क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब एनर्जी लेवल वो फिर से रीडिफाइन हो जाते हैं, जब रीडिफाइन हो जाते हैं तो वो एक मिलके क्या बनाते हैं? एक बैंड बनाते हैं। आपको यहाँ समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स होते हैं एक्सटर्नल सेल के, अब वो वेल डिफाइंड नहीं रहते, लेकिन जो इनर सेल के अभी भी एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्या होते हैं? अभी भी वेल डिफाइंड होते हैं। अभी समझेंगे। ऐसे कोई एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इसके अराउंड क्या है? ये सेल बने हुए। इस ऐसे ही एक कोई दूसरा एटम है, इसके भी अराउंड जब क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा तो जो इनके एक्सटर्नल सेल में, ये एक्सटर्नल सेल है, इस एक्सटर्नल सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। जब वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगेगा। थोड़ा बहुत इनर सेल्स में भी लगता है इलेक्ट्रॉन्स भी, लेकिन वो नेग्लिजिबल रहता है। इसीलिए केवल किसकी बात करते हैं? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स की। तो जो इनके एनर्जी लेवल, जब इंडिविजुअल एटम्स के जो एनर्जी लेवल थे वो वेल डिफाइंड थे, बट अब इनके एनर्जी लेवल्स वेल डिफाइंड नहीं होते। तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं मिलकर एनर्जी बैंड बनाते हैं। इसको हम अभी समझेंगे कि एनर्जी बैंड कैसे बनता है, लेकिन बस आपको यहाँ ये समझना है कहते और कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करना है यहाँ पर? एक्सटर्नल सेल के, यानी इनर सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इनर सेल के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके एनर्जी लेवल्स अभी भी वेल डिफाइंड रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली हम सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करते हैं, इसीलिए जो हमारा फोकस रहेगा वो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल पर रहेगा। तो उससे पहले हम देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। जो सेमीकंडक्टर एलिमेंट होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में 4th ग्रुप में लाई करते हैं, 4th ग्रुप में। इसका मतलब इनके जो एक्सटर्नल सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होंगे? 4। अगर 4th ग्रुप में है तो एक्सटर्नल सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम सेमीकंडक्टर देखते हैं 4th ग्रुप में कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32 एंड टिन का 50। हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख रहे हैं। तो कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो कार्बन में कितने सेल होते हैं? 2। सिलिकॉन का देखेंगे, सिलिकॉन में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। जर्मेनियम का देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p2।
इनका देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10 and 5s2 and 5p2। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आप लोग देखेंगे ये हमारा क्या है, इनर सेल है, ये भी इनर सेल, जर्मेनियम में ये इनर सेल है, टिन में ये इनर सेल है हमारे, जबकि ये आउटर सेल यानी एक्सटर्नल सेल कह सकते हैं, ये भी आउटर सेल। तो यहाँ ऑब्जर्व भी कर रहे हैं आप लोग कि यहाँ आउटर सेल में सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में एंड 2 पी सब सेल में। तो यही जो आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है यानी एक्सटर्नल सेल के जो इलेक्ट्रॉन है यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और इन्हीं के एनर्जी लेवल्स रीडिफाइन होते हैं, जबकि ये जो इंटरनल या जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते और इनके एनर्जी लेवल्स वेल डिफाइंड रहते हैं। मतलब किसी भी क्रिस्टल में ये अपने नाइबरिंग एटम से इंटरेक्ट नहीं करते, यानी इनर सेल के इलेक्ट्रॉन अपने नाइबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट नहीं करते, ओनली एक्सटर्नल सेल के इलेक्ट्रॉन ही इंटरेक्ट करते हैं, जिससे इनके एनर्जी लेवल्स रीडिफाइन होते हैं। तो हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे किसी भी एटम में जो एक्सटर्नल सेल होता है, किसकी बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल सेल, तो उसमें एक एस सब सेल होता है और एक पी सब सेल होता है। अब हम बात करें एस सब सेल, आप देख रहे हैं यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि यहाँ पर जो भी हमारे स्टेट्स, एनर्जी स्टेट्स भी कितनी होती हैं, 2 एनर्जी स्टेट्स या 2 एनर्जी लेवल्स, 2 एनर्जी स्टेट्स। इस तरह से आपने देखा भी होगा, ये हमारी क्या है, 2 एनर्जी स्टेट्स होते हैं। इसी तरह से पी सब सेल की बात करें तो पी सब सेल में भी देखना यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि यहाँ एनर्जी स्टेट कितनी होती हैं, 6 एनर्जी स्टेट्स होती हैं, 6 एनर्जी स्टेट्स। 6 एनर्जी स्टेट्स को कैसे लिखते हैं, इस तरह से, ये हमारी क्या है, 6 एनर्जी स्टेट्स, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एक पर्टिकुलर एटम की बात कर रहे हैं। अगर हम क्रिस्टल की बात करें तो यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को लेट, इसमें कितने एटम्स हैं, n एटम्स, कंसिस्ट ऑफ n एटम्स। तो हमने एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कंसीडर किया है जिसमें n एटम्स हैं। अब हम क्रिस्टल के लिए देखें, क्रिस्टल में भी केवल किसकी बात करेंगे, हम सभी एटम्स के एक्सटर्नल सेल की बात करेंगे, क्योंकि यही किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्डिंग में। तो एक्सटर्नल सेल में आप देखेंगे कि यहां पर भी क्या होता है, एस सब सेल होंगे, एस सब सेल, यहां पर पी सब सेल होंगे। तो आपको पता है कि जब एक एटम्स की बात कर रहे थे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब क्रिस्टल में कितने एटम्स हैं, n एटम्स हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पर, 2n इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता था कि एस सब सेल में कितनी एनर्जी स्टेट्स थी, 2, अब n एटम्स हैं तो कितनी हो जाएंगी, 2n एनर्जी स्टेट्स। इसी तरह से पी सब सेल के लिए भी अगर बात करें तो यहाँ भी पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2, n एटम्स है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2n इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से अगर एनर्जी स्टेट्स की बात करें तो एनर्जी स्टेट यहाँ कितनी थी एक एटम में, 6, अब एटम्स कितने हैं, n, तो एनर्जी स्टेट्स कितनी हो जाएंगे, 6 एनर्जी स्टेट्स, या कह सकते हैं एनर्जी लेवल्स। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे
6n एनर्जी स्टेट है जबकि 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4n एनर्जी स्टेट्स क्या होंगी? एम्प्टी। 4n एनर्जी स्टेट्स क्या रह जाएंगी? एम्प्टी। केवल कितनी फील्ड होंगी? 2n, जबकि यहां पर कंप्लीटली फील्ड होगा। ये क्या होगा? कंप्लीटली फील्ड होगा। वो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के लिए अगर हम बात करें तो उसमें एस सब सेल तो कंप्लीटली फिल्ड होता है, जबकि पी सब सेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता। उसमें 4n एनर्जी स्टेट्स क्या रह जाती हैं? एम्प्टी रह जाती हैं। अगर हम टोटल देखें तो यहाँ पर टोटल स्टेट्स, एनर्जी स्टेट्स कितनी हो रही हैं? टोटल एनर्जी स्टेट्स केवल किसकी बात कर रहे हैं हम? एक्सटर्नल सेल की। तो टोटल एनर्जी स्टेट्स जो हो रही हैं वो 2n एस सब सेल की और 6n पी सब सेल की, तो टोटल हो गई हमारी 8n एनर्जी स्टेट्स। इसी तरह से टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखें एक्सटर्नल सेल में तो 2n इलेक्ट्रॉन्स किस में थे? एस सब सेल में 2n इलेक्ट्रॉन्स, और जबकि 2n ही किस में है? पी सब सेल में। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे? 4n इलेक्ट्रॉन्स। तो एम्प्टी कितने रह जाएंगी? 4n एनर्जी स्टेट्स। 4n एनर्जी स्टेट्स अभी भी हमारी क्या रह जाएंगे? एम्प्टी। इस रिजल्ट को अभी हम डायग्राम से समझेंगे कि कैसे कंडक्शन बैंड बनना है और कैसे वैलेंस बैंड बनना है। तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमने ये सब इतना क्यों किया। तो हम एक अभी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, उसकी हेल्प से हम लोग समझेंगे कि कैसे कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस एक्सिस पे हम एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी E। इस एक्सिस पे इसको D से डिनोट कर रहे हैं, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। इंटर एटॉमिक स्पेसिंग का मतलब 2 एटम्स के बीच की स्पेसिंग। यहाँ हम 3 पोजीशंस ले रहे हैं, ये डी नॉट से हम डिनोट कर रहे हैं। ये जो है हमारी, इसको हम बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस स्पेसिंग, यानी ये हमारी मिनिमम डिस्टेंस होती है बिटवीन एटम्स इन अ क्रिस्टल। एक क्रिस्टल में एटम्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस स्पेसिंग। इसको हमने डी नॉट से शो कर दिया। इससे पहले हम शो कर दे रहे हैं D1 कोई पोजीशन ले रहे हैं, इससे पहले D2। तो ये आपको डायग्राम इस तरह से हम लोग समझेंगे। जो भी हमारे इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके सबके एनर्जी लेवल्स इस रीजन में लाई करेंगे, इस रीजन्स में लाई करेंगे। इस तरह से इनर सेल एटॉमिक एनर्जी लेवल्स। स्ट्रेट लाइन से ही दिखाए गए हैं। स्ट्रेट लाइन से इसलिए दिखाए गए हैं क्योंकि हमने बताया आपको जो इनर सेल के एटॉमिक एनर्जी लेवल्स होते हैं वो वेल डिफाइंड रहते हैं, यानी हमारी जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है तो ये अपने नाइबरिंग एटम से इंटरेक्ट नहीं करते। जब नाइबरिंग एटम से इंटरेक्ट नहीं करते तो इनके एनर्जी लेवल्स वैसे ही रहते हैं जैसे एक इंडिविजुअल एटम्स में रहते हैं। जब एक्सटर्नल सेल की बात करेंगे तो एक्सटर्नल सेल में हमने पढ़ा था कि किसी भी सेमीकंडक्टर में एक एस सब सेल होता है और एक हमारा पी सब सेल होता है।
एस सब सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। ये हमारा पी सब सेल है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। स्टेट्स कितनी है यहाँ पर, अगर हम क्रिस्टल की बात करें तो 2n स्टेट्स होंगी, एनर्जी स्टेट्स, और हमारे 2n ही क्या होंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। पी सब सेल की बात करें तो 6n एनर्जी स्टेट्स होंगी, और हमारे 2n क्या होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन। D2 से पहले S2 एंड P2 की जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कैसे एक स्ट्रेट लाइन से शो हो रहा है। ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि D2 से पहले ऐसा एज्यूम किया गया है कि जो भी हमारे क्रिस्टल है उनमें जो एटम्स के बीच की डिस्टेंस है वो लार्ज है। यानी ऐसा कह सकते हो जो भी एटम्स हैं वो अपने नाइबरिंग एटम से इंटरेक्ट नहीं कर रहे। जब नाइबरिंग एटम से इंटरेक्ट नहीं कर रहे तो होगा क्या, उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो इसलिए D2 तक उनके एनर्जी लेवल डिस्टर्ब नहीं हो रहे। जैसे ही हम एटम्स को क्लोज लाते हैं, कितना क्लोज लाएं, यानी वो D2 से थोड़ा कम हो गया, यानी D2 से जैसे ही कम होते हैं तो उनके जो नाइबरिंग एटम्स हैं वो इंटरेक्ट करने लगते हैं। जब नाइबरिंग एटम्स इंटरेक्ट करने लगेंगे तो उनके एनर्जी लेवल्स भी क्या होंगे, वेल डिफाइंड नहीं रहेंगे, और एनर्जी लेवल्स यानी अपने वो मर्ज होने लगते हैं, उनके एनर्जी लेवल्स मर्ज होने लगते हैं। तो हम यहाँ पर डायग्राम से शो कर रहे हैं। तो जब क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है और एटम्स हमारे क्लोज आने लगते हैं और वो D2 से जैसे ही और क्लोज आते हैं तो जो उनके एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या होने लगते हैं, मर्ज होने लगते हैं। और एनर्जी लेवल्स मर्ज होने जब होते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक बैंड का। बैंड मतलब एनर्जी लेवल्स हमारे क्या होते हैं, इस रीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो ये किस फॉर्म में आ गए, बैंड की फॉर्म में। तो ये एनर्जी लेवल्स बैंड की फॉर्म में आते हैं, तो ये मर्ज होने लगते हैं। जैसे ये D1 क्रॉस करते हैं यानी क्रिस्टल के एटम्स के बीच की डिस्टेंस और कम हो जाती है। जब क्रिस्टल के बीच जो क्रिस्टल के एटम्स है उनकी डिस्टेंस और कम हो गई तो ये कंप्लीटली मर्ज हो जाते हैं। कंप्लीटली मर्ज होने का मतलब है P के 6n एंड S के 2n स्टेट्स, यानी 6n एंड 2n क्या होती हैं, कंप्लीटली मर्ज हो जाती हैं। और जब ये कंप्लीटली मर्ज हो गई तो यहाँ पर टोटल स्टेट्स कितनी हो गई, 8n। टोटल स्टेट कितनी हो गई यहाँ पर, 8n एनर्जी स्टेट्स हो गई, 8n एनर्जी स्टेट्स। जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हम लोग देख चुके हैं 4n इलेक्ट्रॉन। और ये 4n इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में यानी एक बैंड फॉर्मेशन हो जाता है, इस रीजन में कहीं पर भी ये लाई कर सकते हैं। तो ये तो 4n इलेक्ट्रॉन्स कितनी स्पेसिंग में लाई करेंगे, 8n स्पेसिंग में। अब होता क्या है, अब इनके बीच की जो डिस्टेंस यानी क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रहा है तो डिस्टेंस क्या होती जाती है, कम होती जाती है एटम्स के बीच की, और कम होते हुए कितनी पे आ जाए, क्रिस्टल लैटिस स्पेसिंग, यानी ये जो भी एटम्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस आ जाए। तो मिनिमम डिस्टेंस उस समय यानी हमारा क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है तो जो हमारी 8n एनर्जी स्टेट्स हैं वो 2 रीजन्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक हमारा होता है अपर एनर्जी लेवल और एक लोअर एनर्जी लेवल। तो ये हमारा कहलाएगा अपर एनर्जी लेवल और ये लोअर एनर्जी लेवल। तो कितनी 8n एनर्जी स्टेट्स थी, तो ये इक्वल 4n अपर एनर्जी लेवल्स में और 4n लोअर एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कब, जब हमारा क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है, मतलब जब उनके बीच की स्पेसिंग मिनिमम होती है एटम्स के बीच की, तो उस समय हमारे जो भी 8n स्टेट्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, 4n अपर एनर्जी लेवल में और 4n लोअर एनर्जी लेवल्स में। और जो 4n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
वो सभी के सब इलेक्ट्रॉन कहाँ लाई करते हैं? लोअर एनर्जी लेवल में। यानी जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब कहाँ लाई करेंगे? लोअर एनर्जी लेवल में। तो हम लोअर एनर्जी लेवल को इसीलिए बोलते हैं वैलेंस बैंड। ये जो लोअर एनर्जी लेवल हमारा कहलाता है इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में कितनी स्टेट्स होती हैं? 4n स्टेट्स होती हैं। 4n स्टेट्स होती हैं और 4n ही क्या होते हैं? यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसीलिए ये क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड होता है। कंप्लीटली फिल्ड। तो जो 4n स्टेट्स हैं, 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये कंप्लीटली फिल्ड है। जबकि अपर एनर्जी लेवल इसको हम बोलते हैं अपर एनर्जी लेवल और ये हमारा कहलाता है कंडक्शन बैंड। ये हमारा क्या कहलाता है? कंडक्शन बैंड। तो अपर एनर्जी लेवल को हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। इसमें कितनी स्टेट्स होती हैं? 4n एनर्जी स्टेट्स। 4n स्टेट। जबकि इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 0 इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसीलिए ये क्या होता है? कंडक्शन बैंड हमारा कैसा होता है? एम्प्टी। यानी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए कैसा होता है? एम्प्टी होता है। तो यहाँ आपको पता लगा कि हमारा कंडक्शन बैंड फॉर्म हो गया और वैलेंस बैंड। यहाँ पर एक चीज और होती है कि कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच में ये एक गैप क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक गैप क्रिएट। इस गैप को हम बोलते हैं एनर्जी गैप। ये जो गैप हमारा कहलाता है इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप। इसको डिनोट करते हैं Eg से और ये हमारा कहलाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इस तरह से हमारे कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड फॉर्म होते हैं। इसको एक बार और समझते हैं कि जो भी हमारे इंटरनल सेल के, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसीलिए उनके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो वेल डिफाइंड रहते हैं। इसलिए यहाँ दिखाया गया है कि ये जो लाइंस है वो बिल्कुल कैसी है? स्ट्रेट है। जबकि एक्सटर्नल सेल के हमें पता है कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और उनके एनर्जी लेवल्स वेल डिफाइंड नहीं रहते। तो जैसे जैसे एटम्स हमारे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, एटम्स क्लोज आते हैं, तो वे उनके एनर्जी लेवल्स भी, एक्सटर्नल सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके एनर्जी लेवल्स भी रीडिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूट होकर किसका फॉर्मेशन करने लगते हैं? बैंड का फॉर्मेशन। तो और क्लोज आने पर एटम्स ये कंप्लीटली मर्ज हो जाते हैं। यानी 4n 6n एनर्जी लेवल्स किसके? P के एंड 2n एनर्जी लेवल्स S के मर्ज होके कंप्लीटली 8n एनर्जी स्टेट्स बनाते हैं, जिनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं? 4n इलेक्ट्रॉन। क्रिस्टल के एटम्स और क्लोज आते हैं, यानी वो कितनी डिस्टेंस पे आ जाते हैं? क्रिस्टल लैटिस स्पेस, मतलब मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाते हैं। उस टाइम पे जो हमारे 8n एनर्जी स्टेट्स थी वो 2 पार्ट्स में, यानी 2 एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाती हैं, 2 एनर्जी बैंड्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक को बोलते हैं हम अपर एनर्जी लेवल्स, एक को लोअर एनर्जी बैंड। तो अपर एनर्जी बैंड को हमने कंडक्शन बैंड बोला और ये इक्वल स्टेट्स में डिवाइड होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी कितनी स्टेट्स होंगी? 4n स्टेट। और लोअर एनर्जी बैंड्स में भी 4n एनर्जी स्टेट्स। तो लोअर बैंड को हमने वैलेंस बैंड बोल दिया। अब जो हमारे 4n इलेक्ट्रॉन्स थे वो किस में रहते हैं? वैलेंस बैंड में, यानी लोअर एनर्जी स्टेट एनर्जी बैंड में रहते हैं। तो 4n स्टेट्स हैं और 4n इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये कंप्लीटली फिल्ड होता है। जबकि कंडक्शन बैंड में 4n स्टेट्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होते हैं? 0, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं? वैलेंस बैंड। इसलिए क्या होता है? एम्प्टी होता है। तो ये हमारा इस तरह से हमारा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड फॉर्म होता है। अब कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच में आप लोग देखेंगे ये क्या होता है? एक गैप आ जाता है। ये क्या आ जाता है? एक गैप। इस गैप को ही हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये गैप क्या कहलाएगा? फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसको हम किससे डिनोट कर देंगे? Eg। तो यहाँ हम समरी देखते हैं। यहाँ पर अपर एनर्जी बैंड होते हैं, अपर एनर्जी बैंड होता है,
जिसको हमने क्या बोला, कंडक्शन बैंड। जो कि कैसा होता है, एम्प्टी। जबकि लोअर एनर्जी बैंड उसको हमने क्या बोला, वैलेंस बैंड बोला, जो कि क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। जो बॉन्डिंग होती है वो किसमें होती है, बैलेंस बैंड में होती है, कंप्लीटली फिल्ड। अपर एनर्जी बैंड एंड लोअर एनर्जी बैंड के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। तो इसको इस तरह से हम शो कर सकते हैं। ये कोई हमने एनर्जी डायग्राम दिखा रहे हैं, सेट कर लो। ये हमारा ईबी है, यानी बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड क्या है हमारा, बैलेंस बैंड। फिर एनर्जी गैप है इसके बीच में, और यहां से हमारा क्या यहाँ स्टार्ट होता है, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप ईजी, या इसका जो नेम है उसे हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये सेमीकंडक्टर में किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंडक्शन बैंड जो होता है हमारा कैसा होता है, एम्प्टी होता है, जबकि बैलेंस बैंड हमारा क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। यानी जो बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, वो किसमें होती है, बैलेंस बैंड में होती है। तो आपको एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ क्रिस्टल समझ में आ गई होगी। इसमें कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप अपनी प्रॉब्लम इन ग्रुप्स पर शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप इन व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम वीडियो बनाकर आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा।